फार्मा पर ही पहले आप व्यू दीजिए। 2 साल बाद टैरिफ लगना है जेनेरिक ड्रग्स पर। कैसे आप देख रहे हैं सर, कितनी बड़ी चिंता आपके हिसाब से ये? नमस्कार अभिषेक, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप अगर फार्मा की बात करेंगे और ये जो टैरिफ लगाने का एक एक स्टेप लिया है ट्रम्प सरकार ने, उसका उसका रीजन क्या है वो समझना जरूरी है। वो ये चाह रहे हैं कि जेनरिक ड्रग्स जो है बाहर से उनकी कंट्री के अंदर वापस आ जाए अभी, और वहां पे मैन्युफैक्चर होने लगे। अभी ये कितना वायबल होगा फाइनेंशियली, ये उनकी इंडस्ट्री को तय करना है। सिर्फ टैरिफ लगाने से ऐसा होगा नहीं। अगर वो वायबिलिटी होगी उस प्रोडक्ट को वहां मैन्युफैक्चर करने की, तब तो वो प्रोडक्ट वहां मैन्युफैक्चर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उस पूरी इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये हो सकता है वायबल कि नहीं हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत जल्द हमने फार्मा को इम्पैक्ट कर दिया है इस स्टेटमेंट से कि टैरिफ लगेगा 2 साल बाद। उस उसको थोड़ा सा समझना होगा, ये समझना होगा कि क्या ये टैरिफ वायबल होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद इस पे स्टेप लेना होगा। हमें लगता है कि हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो कई लेग्स पे खड़ा है, जिसमें से एक लेग यूएस की है, डोमेस्टिक लेग भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेग भी है, और फार्मा में भी कई सेगमेंट्स हैं। आप सीडीएमओ ले लीजिए और बाकी इवन हेल्थ केयर सेगमेंट ले लीजिए, वो भी काफी सारे, उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। इस सब को देखते हुए ये थोड़ा ओवर रिएक्शन लगता है, और धीरे धीरे जब मार्केट इस चीज को अब्सॉर्ब कर लेगी तो फार्मा सेक्टर भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है जो फंडामेंटल्स हैं उसको देख के। अंशु जी, बाजार को लेकर व्यू क्या है आपका सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो लगातार जारी है। लास्ट मंथ ये कोशिश हुई थी कि सीज फायर हो जाए, लेकिन फिर से स्थितियां वही हो गई हैं। अर्निंग्स जो आ रहे हैं, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट सुधार नहीं रहा है। मार्केट को लेकर आपकी राय क्या होगी? अभिषेक, मार्केट का अगर हम ब्रॉड व्यू देखें, इस मार्केट में आज से कोई 3-4 साल पहले एफआईआईस का जो इंडिया होल्डिंग था वो करीब करीब 24% था इंडियन मार्केट्स का। वो गिर के आज 14-15% हो गया है। तो एफआईआईस की कंसिस्टेंट सेलिंग आई है पिछले 3-4 साल में। अगर आप लास्ट 1.5 साल देखें तो उसके अंदर मैक्रो जो था इस मार्केट का, वो थोड़ा वीक था हमारे लिए। एक तो हमारी वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच थी, और साथ ही साथ एक एआई ट्रेड ग्लोबली वो फोकस में था। और क्योंकि इंडिया की कोई उस एआई ट्रेड में कोई एक तरह से पोजीशन नहीं थी, तो इंडिया को बाय एंड लार्ज मार्केट्स ने इग्नोर किया, और वो भी हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स में काफी करेक्शन हुआ। और अर्निंग्स भी जो 2024 में हमारी अर्निंग्स कुछ 14-15% की ग्रोथ थी, वो सिंगल डिजिट में आके रुक गई 2025-26 में। ये सब होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अर्निंग्स एक्सेलरेट होंगी। जो इंडिया मार्केट की एफआईआई होल्डिंग्स है वो रॉक बॉटम पे है, यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एक तरह से हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। और पिछले महीने में हमने देखा भी कि एफआईआईस की जो सेलिंग है वो कम हुई है, और थोड़ा एफआईआईस ने परचेजेस किए हैं इंडियन मार्केट में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और यहां से वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो इन सब चीजों को देखते हमें ऐसा लगता है कि ये मार्केट कंस्ट्रक्टिव है। इस मार्केट में बेचने के बजाय पोर्टफोलियोज बिल्ड करने का टाइम है। और अगर आप 3-6 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपका टाइम होराइजन 3-5 साल का है, तो यहां से बहुत पैसा बनेगा और काफी वेरिड सेक्टर्स में बनेगा। तो ये मार्केट काफी इंटरेस्टिंग है, और इससे थोड़ा डरिए मत। वॉलेटिलिटी से इस मार्केट में पोर्टफोलियोज बिल्ड करने का टाइम है। ठीक है, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का राह है।
तो प्रश्न ये है अंशु जी कि कौन से एरियाज आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं और जो अर्निंग्स आ रहे हैं क्वार्टर वन के, कहां पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब? आपने अपने स्टार्टिंग कमेंट्स में बोला कि सारे सेक्टर्स वीक है सिवाय ऑटोज के। ऑटोज अभी स्ट्रांग है। अगर आप ऑटोज के नंबर्स देखें तो ऑटोज के नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड बहुत स्ट्रांग आए हैं और ऑटोज एज अ सेगमेंट हमें लगता है कि उसकी टेलविंड्स अभी आगे चल के बाकी है और उसमें अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए नंबर्स का भी और स्टॉक परफॉर्मेंस भी उसके साथ साथ अच्छा रहना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियल्स में काफी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कुछ 15 से 17% का क्रेडिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में हमने देखा है और ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये हाई बेस पे है। तो इससे हमें ये क्लियर इंडिकेशन है कि फाइनेंशियल्स के अंदर टेलविंड्स हैं और वैल्यूएशंस अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, अगर HDFC बैंक की बात कर ले, ये बैंक एक टाइम पे कुछ 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था और आज 2 टाइम के नीचे है। प्राइस टू अर्निंग्स बेसिस पे 12-13 टाइम के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। और इसी तरह NBFCs देखें, कई NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस NBFCs और जनरल NBFCs, वो जहां 4-5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे थी वो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ गई है और प्राइस टू अर्निंग्स बेसिस पे भी काफी रीजनेबल है। इस सब को देखते हुए फाइनेंशियल्स में भी हमें तेजी लगती है। डाउनसाइड लिमिटेड है, ग्रोथ स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो इनमें हमें तेजी दिखाई देती है आगे चलते हुए। कैपिटल गुड्स, केबल्स एंड वायर्स, आप डिफेंस में कुछ एक सब सेगमेंट है जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी है। पावर में भी ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस रीजनेबल नहीं रहे, थोड़े महंगे हो गए हैं, लेकिन कुछ एक सब सेगमेंट्स है पावर के जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी अभी भी है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है अभिषेक। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ भी खरीद लीजिए और पैसा बनेगा। स्टॉक पिकर और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में अवेलेबल है। अंशुल जी, जो बड़े बैंक्स हैं, अर्निंग्स तो बड़े प्राइवेट बैंकों की आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि HDFC को लेकर जो निराशा है वो छट नहीं रही है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के भी नंबर कमजोर आए। तो अगर किसी को बैंकिंग में पोजीशन लेनी हो अगर या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करना हो तो आपके हिसाब से कौन से बैंक्स वेल प्लेस्ड हैं इस वक्त? अभिषेक, आपने ठीक कहा, नंबर्स कोई खास आए नहीं इस क्वार्टर में, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत ज्यादा गिरावट हमने देखी नहीं स्टॉक्स में। तो उससे ये पता चलता है कि मोर और लेस जो नेगेटिविटी है वो प्राइस में बिल्ट इन है। हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है और अर्निंग्स अपटिक यहाँ से हमें होता हुआ नजर आता है। थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट की भी है इन कुछ एक बैंक्स में। वो अनसर्टेनिटी कम होएगी तो इन बैंक्स में वापस फोकस आएगा। और आप कुछ एक इन बैंक्स में अगर FIIs के नंबर्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि FIIs की होल्डिंग्स इन बैंक्स में आधी हो गई है। जहां 50% की होल्डिंग होती थी वो अब 25% की हो गई है। तो ये एक और रीजन है जिस वजह से ये बैंक्स डीरेट हुए हैं और FII सेलिंग जब भी अबेट होती है, जब भी रुकती है, इन बैंक्स के अंदर वापस इंटरेस्ट आना चालू होगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। PSUs में भी अपॉर्चुनिटी है और उनके नंबर्स भी रीजनेबल आ रहे हैं। PSU बैंक्स भी इंटरेस्टिंग है इस समय। ठीक है अंशु जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम पॉइंट्स पर आपने अपने बहुत ही बेशकीमती व्यूज हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की। सर, आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी।